हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पिछला क्लास में ज्योग्राफी क्लास पढ़ाए, ज्योग्राफी का क्लास लिए थे। अभी भी ज्योग्राफी का ही क्लास ले रहे थे। इससे पहले हम जो दक्षिणी पठार पढ़ाए थे, दक्कन का पठार पढ़ाए थे, उसके आगे जो है ना हम पठार पूरा उसके पहले जो है हम पठार पूरा ख़त्म कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक या आप मेरे चैनल पे जा कर के उन सब वीडियो को देख सकते हैं। अब आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पश्चिमी घाट, सिर्फ आज इस क्लास में पश्चिमी घाट पढ़ाएंगे और उसके बाद पूर्वी क्लास। अगर आप ज्योग्राफी का क्लास नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में आप ज्योग्राफी का क्लास पूरा देख सकते हैं। देखिए, समय को नहीं गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप सबका समय कितना इम्पोर्टेंट है और हम बीच में भी आपको नहीं बोलते, कोई चीज़ बात नहीं करता। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पश्चिमी घाट भारत का जो क्षेत्र है, ये देखिए आप, भारत का यहाँ हम आधा फिगर बनाए हैं। ये क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट है। ये क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। आपको पता होगा इस तरह करके दिशा में, इधर होता है उत्तर, इधर दक्षिण, इधर है सॉरी उत्तर, ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम। तो भारत का जो ये साइड जो है, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? पश्चिमी घाट जो है, देखिए भारत का इस एरिया में जो है, इस पूरा एरिया में जो है, इधर ये पूरा एरिया जो है, इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर का तटीय क्षेत्र में कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो शुरुआत होता है पश्चिमी घाट का, ये ताप्ती नदी या ताप्ती नदी भी आप बोल सकते हैं। पश्चिमी घाट का शुरुआत कहाँ से होता है? तापी नदी। हम आपको पिछला क्लास में जो है ना दो नदी के बारे में पढ़ाए थे। एक तापी नदी था, जो हम बताए थे कि अधिकतर नदियां जो है, जब हम ये कर्क रेखा, ये कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जो हम पिछला क्लास में बता दिए हैं कि कितने राज्य से, 8 राज्य से गुजरते हैं, कौन कौन सा राज्य, इसमें हम विस्तार से बात कर चुके हैं। इसी के हम बोले थे दक्षिण की ओर जो ये भाग, दक्षिण भाग, कर्क रेखा का दक्षिण भाग जो है वो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसी में हम बताए थे, हम पठार जब पढ़ा रहे थे उसी में बताए थे कि भारत की जो अधिकतम नदियां हैं वो किस ओर बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मात्र दो नदी इसका अपवाद बताए थे, जिसमें से एक नदी बताए थे तापी, और दूसरा एक और नदी बताए थे। तो वो नदी अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको नहीं, अगर आपको पता है, अगर पिछला क्लास नहीं किए और आपको पता है कि कौन सी दो नदियाँ हैं, मुख्य रूप से कौन सी दो नदियाँ हैं जो कि वह पूर्व की ओर नहीं बहा करके यानी पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण भारत की, यानी दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है उसकी, उसी का बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत की कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है? तो यह कौन सा? एक ताप्ती नदी है, एक और नदी है। और हम बताए थे ये जो नदी, ये तो इस नदी का नाम हम बताए थे, और ये भी बताए थे ये कौन सा पर्वत है, यानी पठार है। ये एक नंबर पे ये पठार है और दूसरा नंबर पे ये पठार। किन दो पहाड़ियों के बीच से होकर के ये नदी बहता है? आपको ये नदी का और ये दो पहाड़ियों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछला क्लास में भी हम एगो क्वेश्चन पूछे थे कि यानी चट्टान के टूटने से, कौन सा चट्टान बोले थे? हाँ, आपको चट्टान के बारे में बताया, बेसाल्ट चट्टान के बारे में हम जो बताए थे। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी जो कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कपास जो है उसमें ज़्यादा उपज होता है। अब चलिए चलते हैं टॉपिक पे। अब देखिए, पश्चिमी घाट जो कहाँ से शुरू होता है? ताप्ती नदी जो है यहाँ से शुरू हो करके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्या पश्चिमी घाट के किस सागर से तट बनाते हैं? यह अरब सागर से बनाता है। ये अब चलिए यहाँ वही हम लिखे, पश्चिमी घाट का जो विस्तार है हम यहाँ लिख दिए हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वह उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक। ऊपर में कहाँ से शुरू होता है?
तमिलनाडु। अब देखिए तापी नदी, इसके बाद जो गुजरात के बाद जस्ट महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जानता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानता है, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यही इसी को हम यहाँ लिख दिए हैं कि 1600 किलोमीटर में फैला। इसकी जो ऊंचाई है, पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वह कितना है, लगभग 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर। हम एवरेस्ट, जब माउंट एवरेस्ट पढ़ाए थे, यानी उत्तरी हिमालय जब पढ़ा रहे थे, हम बताए थे हिमालय की औसत ऊंचाई कितना होता है। आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितना, हम पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए यहाँ महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब सह्याद्री महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है, पश्चिमी घाट में जो महाराष्ट्र का क्षेत्र में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री। इसी में तीन प्रमुख पहाड़ी हैं, कलसुभाई, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर। हम पिछला क्लास में भी हरिश्चंद्र के बारे में जिक्र किए हैं। कलसुभाई, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर, ये पहाड़ी जो है सबसे ऊपर में, यानी उत्तर में कलसुभाई, उसके बाद फिर हरिश्चंद्र पहाड़ी और फिर महाबलेश्वर की पहाड़ी। अगर आपको ये कलसुभाई, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर की पहाड़ी दे दे और बोले कि उत्तर से दक्षिण क्रम से जाए, तो इसका यही उत्तर से दक्षिण क्रम है। सबसे ऊपर में है कलसुभाई, उसके बाद हरिश्चंद्र, उसके बाद महाबलेश्वर की पहाड़ी है। अब देखिए महाबलेश्वर के पास से कुछ मुख्य नदियां जो है इसी, यानी महाबलेश्वर जो पहाड़ी है इसी उद्गम स्थान यही है। कौन कौन सी नदी है, जैसे गोदावरी। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो गोदावरी का उद्गम स्थान कौन सा है, महाबलेश्वर की पहाड़ी में ही। गोदावरी, भीमा, कृष्णा। गोदावरी, भीमा जो कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा। देखिए गोदावरी, भीमा और कृष्णा का जो उद्गम स्थान है कहाँ है, महाबलेश्वर की पहाड़ी। आपको ये सब आप एक अच्छा कॉपी लीजिए और उसमें नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाते रहिएगा तो आपको बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए पश्चिमी घाट, यहाँ हम लिखे हैं पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। अब देखिए इसको समझना है कि पश्चिमी घाट, हम अभी पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी ऊंचाई, देखिए हम लिखे हैं पश्चिमी घाट की जो पर्वत की जो ऊंचाई है वह लगभग कितना है, 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर। ये वास्तव में जो पश्चिमी घाट का जो ये भाग है, ये जो पर्वत है, ये वास्तव में पर्वत नहीं है। जब गोंडवाना लैंड एक भूमि था, जो कि हम आपको पिछला क्लास में इसके बारे में जिक्र कर लिए हैं। आप अगर पिछला क्लास नहीं किए हैं तो आप जाकर के कर लीजिए। ये भाग जो यानी गोंडवाना लैंड जो भाग है भारत का, वो इस तरह आ करके इस साइड में ऊपर उठ गया है। तो अगर ये साइड, अगर पश्चिमी क्षेत्र अगर ऊपर उठा है तो निश्चित रूप से पूर्वी क्षेत्र ढलन होगा। तो अधिकतर नदियां जो है पश्चिमी घाट की, यानी गोंडवाना लैंड, यानी दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र, यहाँ की नदियां किस तरह हैं, बहती है किधर, अधिकतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती, क्योंकि ये पश्चिम का क्षेत्र जो है ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठ गया है, ना कि ये पर्वत है। वही हम लिखे हैं कि पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है, यह गोंडवाना लैंड का ही भाग जो अरब सागर की ओर है वह थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, जिसके कारण यहाँ पर्वतीय क्षेत्र बन गया है। अब देखिए यहाँ की जो नदियाँ हैं, अब जो भी, जैसे कि ये नदी जो हम बताएं तापी, और कुछ नदियाँ जो हैं पश्चिम की जो, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पहाड़ी है, अब अगर ये साइड में जो नदियाँ आएगा तो इसी साइड में बहेगा, यानी अरब सागर में गिरे। और जो नदियाँ इस साइड चला जाएगा, क्योंकि ये पार जो ऊपर उठा हुआ, यानी उथला हुआ है, मतलब ऊपर उठा हुआ है, इसका मतलब है इधर का जो नदियाँ हैं, इधर जो निकलेगी ये पूरब की ओर बहेगी। अब पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं, यानी पश्चिमी घाट में जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, वो नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करता है। मतलब ज्वार, यहाँ लिखे हैं ज्वारनदमुख या एस्चुरी। अब आपको समझना है ज्वारनदमुख या एस्चुरी क्या है। हम आपको बताए थे कि जब हम पूर्वी क्षेत्र और गंगा नदी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा रहे थे, तो हम बताए कि नदी जो है अपने मुहाने पर कचरा जाकर के ले आकर के एक डेल्टा का निर्माण करता है। अब देखिए जब पहाड़ी क्षेत्र से नदियां बहेगी तो उसमें मिट्टी या कचरा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पत्थर, हिमालय से जो भी नदियां आते हैं, तो हिमालय हम बताए थे यहाँ नवीनतम हिमालय है, तो यह अपने साथ कचरा, मिट्टी उट्टी को बकोट के ला करके कहाँ
कहाँ यानी किनारे पर यानी अपने मुहाने पर ला देते हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब पश्चिमी क्षेत्र की ओर नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो यहाँ गोंडवाना लैंड सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वो पानी जो है वो पत्थर को बहुत कम घिस पाता है, जिसके कारण ये कुछ कंकड़ क्षेत्र ही आएगा, वही कंकड़ को आकर के जो समुद्र में गिरा देते हैं, वही उसी से किसका बनता है, एस्चुअरी का निर्माण होता है। लेकिन ये जो गोदावरी कृष्णा नदियां हैं, यह नदी जो है पूरब की पश्चिम से पूरब की ओर बहती, जो कि अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा का निर्माण क्योंकि इस क्षेत्र में जो है मिट्टी उट्टी है, और ये पूर्वी क्षेत्र में आकर के अधिक दूर तक बहा करके यहाँ मिट्टी उट्टी ला करके डेल्टा का निर्माण करते हैं। जबकि जैसे आप ताप्ती नदी ले लीजिए, ताप्ती और एक और नदी जो हम बताए थे, चलिए नाम बताइए देते हैं। ये नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी। आपको सिर्फ ये दोनों पर्वत का नाम बताना है। ये नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, यह अपने मुहाने पर किसका निर्माण करता है, एस्चुरी। आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सी दो नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करके एस्चुरी का निर्माण करता है, तो ताप्ती और नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करता है। अब देखिए हो गया, एस्चुरी का निर्माण करते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत, देखिए यहाँ लिखे हैं हम पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। ये जो पश्चिमी घाट का पर्वतीय श्रृंखला है वही लिखे, यह सर्वाधिक यानी विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। अब समझिए संपन्न जैव विविधता आखिर क्या है। एक ऐसा क्षेत्र यानी जैव विविधता उस क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ की थोड़ा सा ही क्षेत्र में बहुत प्रकार का वनस्पति और बहुत प्रकार का जीव जंतु रहता है, तो वहाँ जैव विविधता सबसे, जहाँ जितना प्रकार का जीव जंतु और पेड़ पौधे पाया जाता है, मतलब वहाँ का जैव विविधता, वहाँ जैव विविधता उतनी ज़्यादा है। तो पश्चिमी क्षेत्र में जो है जैव विविधता बहुत ज़्यादा, और यहाँ का जो वन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन जहाँ की बहुत प्रकार का वन पाया जाता है, और वहाँ जो पतझड़ का मौसम नहीं आता, क्योंकि अलग अलग पेड़ का जो है यानी पत्ती झाड़ने का समय वहाँ का अलग अलग होता है, और बहुत प्रकार का पेड़ पाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का पेड़ पाया जाता है यहाँ। पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट में जब फिर आगे हम पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान भी पढ़ाएंगे, तो यहाँ का जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, और यहाँ जो है वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती रहती है। जब हम मानसून पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कारण है जो कि वर्षा यहाँ, जब हम आप सबको भी पता होगी कि मानसून जब आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो सबसे पहले केरल के तट से टकराते हैं, इधर पश्चिमी क्षेत्र में यानी पर्वत खड़ा है, इससे टकरा करके इधर यानी पश्चिमी घाट में बहुत अधिक वर्षा। और आपको पता है जहाँ अधिक वर्षा होगा तो वहाँ तो पेड़ पौधा और जीव जंतु अधिक होना ही है। और हम इस क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र जो है अधिक वर्षा होने के कारण हम आपको बताए थे, एक जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, वहाँ जो है लेटेराइट मिट्टी। तो पश्चिमी घाट में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। आगे हम जब पश्चिमी मैदान यानी पश्चिमी यानी तटीय मैदान पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे मिट्टी के बारे में। और अब देखो यानी जैव विविधता अधिक होने के कारण यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट को जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित, यानी 2012 में जो है यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। विश्व धरोहर स्थल का ये होता है कि उसको मतलब पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया, और यानी दूसरे देश से भी वहाँ घूमने के लिए आते हैं। और अगर कोई देश उस पर आक्रमण करेगा, यानी कोई भी देश अब उस पर आक्रमण नहीं करके वो जो संपत्ति हुआ है तो विश्व धरोहर जो सूची में उसकी देखभाल करने का यानी पूरा विश्व को जिम्मेवारी दे दिया जाता है, जिसके कारण इसको अगर क्षति कोई नहीं पहुंचाता है। जब विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाता और उसको उसी तरह छोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहाँ के जब नीचे आते हैं हम आपको सह्याद्री क्षेत्र में 3 गो पर्वत यानी पहाड़ी बता दिए, कलसुबाई, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर। और यहाँ अब दक्षिण की ओर जो है यानी आपको हम कल बताए थे कि नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी मतलब कार्डामोम के बारे में हम आपको पिछला क्लास में बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ की प्रमुख पहाड़ी, ये आपको पता है कि सबसे ऊपर में कौन सा है, नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद कौन सा है, कार्डामोम। आपको क्रम याद रखना है, सबसे ऊपर में नीलगिरी, उसके बाद
अन्नामलाई, उसके बाद दिल्ली। आपको हम कल यानी पिछला क्लास में बताए थे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक स्थान पर मिलता है, वहाँ एक पर्वत का निर्माण हुआ। वह कौन सा पर्वत है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा पर्वत खड़ा है। अब देखिए पश्चिमी घाट का जो है प्रमुख दर्रा, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी, बहुत सब एग्जाम में जो है इसके बारे में पूछा जाता है, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा। अब देखिए पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से 4 दर्रा आपको पढ़ना है, इन्हीं 4 में से क्वेश्चन आएगा। 5वां दर्रा पश्चिमी घाट से नहीं पूछा जाता है। अब देखिए पश्चिमी घाट में जो एक थाल घाट और भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट जो है मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। हम लिख दिए यहाँ मुंबई। थाल घाट जो ऊपर की ओर जाता है, जबकि भोर घाट जो है नीचे की ओर आता है। मुंबई में थाल घाट ऊपर की ओर और भोर घाट नीचे की ओर। आपको पता होगा कि मुंबई के ऊपर में नासिक है और नीचे में पुणे है। तो थाल घाट दर्रा जो ऊपर में है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट दर्रा किसको? मुंबई को नासिक से। जबकि भोर घाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से। अब देखिए सबसे पहले ऊपर में कौन सा है? थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद जो है यहाँ पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा किस में आता है? केरल में। केरल में ऊपर में जो है पाल घाट दर्रा और नीचे जो है सेनकोट दर्रा। अगर आपको ये 4 दर्रा दे दे और आपको पूछ दिया जाए कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से जाए, तो सबसे ऊपर में थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद पाल घाट, उसके बाद सेनकोट दर्रा है। तो पाल घाट दर्रा जो है पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कहाँ स्थित? देखिए पाल घाट पहले दर्रा आपको याद रखना है कि केरल में है। यह पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। यानी पाल घाट दर्रा जो है पलक्कड़ को कहाँ से जोड़ता है? कोयम्बटूर से। पाल घाट दर्रा जो है इस जगह स्थित है, यहाँ नीलगिरी पर्वत है। उसके बाद नीचे कौन सा पर्वत है? अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? पाल घाट। यानी नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा है? पाल घाट दर्रा। अब देखो सेनकोट दर्रा। सेनकोट दर्रा भी कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। सेनकोट दर्रा जो है तिरुअनंतपुरम, केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरई को। तिरुअनंतपुरम से मदुरई। सेनकोट दर्रा किसको जोड़ता है? तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अब देखिए सेनकोट दर्रा जो है अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी। अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा है? सेनकोट दर्रा। आपको ये दर्रा जो है क्रम में ही याद रखना है। और आपको ये पर्वत, आपको ये बताना है कि नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ी के बीच से होकर के गुजरती है, आपको बताना है। अब आगे जो है अगला क्लास में पूर्वी घाट पढ़ लेंगे। छोटा छोटा ही क्लास, लेकिन आपको आप कीजिए और नोट से बनाइए, आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और निश्चित रूप से आप नोट से बनाइए। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।